जी सर, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सभी दर्शकों को फिर से मैं नमस्कार करता हूँ और हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जितेंद्र वेगड़ जी, जो कि मध्य प्रदेश के लिए पूर्व में रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और वर्तमान में अभी बीसीसीआई के लेवल बी कोच हैं और रायपुर में निवास है इनका। तो स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे मैं आपका छोटा सा एक परिचय जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा, तो आप खुद अगर बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा सर। क्रिकेट कनेक्शन के फेसबुक लाइव के जितने भी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र वेगड़ है। मैं भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी, अविभाजित मध्य प्रदेश की तरफ से जी जी। पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ का पहला पहला बीसीसीआई का लेवल वन और लेवल बी कोच हूँ। और पिछले 3-4 साल से मैं छत्तीसगढ़ की विभिन्न टीम, सीनियर टीम है, जूनियर टीम है, उसका भी प्रशिक्षक रहा हूँ। और अभी मैं कोचिंग करता हूँ बच्चे लोग को। साथ जी ही साथ में रेलवे में जॉब भी मेरा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आईसीए की तरफ से अभी छत्तीसगढ़ में जो लोडर कमेटी के अंतर्गत में जो अपेक्स काउंसिल मेंबर बनाए गए थे, तो वो छत्तीसगढ़ का मैं मेल अपेक्स काउंसिल मेंबर भी हूँ। जी जी। जी सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं आपकी और साथ में आप सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आप पहले लेवल वन और लेवल बी कोच हैं बीसीसीआई के, जो आधिकारिक तौर पर जो कोच हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो नए आने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनको बिल्कुल मिलता होगा आपकी कोचिंग क्लासेस में। जी जी। तो आगे बढ़ते हैं सर। तो जैसे सर, मैं ये जानना चाहूंगा और दर्शक भी जरूर इस प्रश्न में रुचि रखते होंगे कि क्रिकेट की शुरुआत आपने कब और कैसे की और कहाँ से की सर, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर। एक्चुअली मैं ये बताना भूल गया, मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर था, अभी भी हूँ। और मेरा मेन ऑक्यूपेशन वही था, मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर था। तो जब मैं अपने मोहल्ले से, अब शुरू शुरू में हम लोग जब खेलते थे, 21 की बात है, उस समय तो प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं था रायपुर में। तो लेकिन क्रिकेट बहुत होता था, हम लोग दूसरी बॉलों से बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। तो लेफ्टी होने के कारण बहुत सारे क्लब मेरे को अपनी टीम से खिलाने के लिए ले जाते थे, क्योंकि एक अच्छा बेनिफिट मिलता था उनको। तो इस तरीके से मैं क्रिकेट खेलता था। लेकिन क्रिकेट में ऑफिशियल रुचि अगर मैं बताऊं तो मेरे दादाजी जो है वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं। और मेरी जो रुचि थी वो खेल कूद में ज्यादा थी, पढ़ाई में थोड़ी कम थी। जी जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत बार ऐसा टॉन्टिंग भी मारा, जिसको मतलब बाद में जो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज रहा, क्योंकि हमारे परिवार में सारे पढ़े लिखे लोग थे। तो वो सोचते थे कि ये नहीं पढ़ेगा तो ये क्या करेगा लाइफ में। तो उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। फिर मैंने अपने, हम लोग फाफाडी में रहते थे रायपुर में। तो हमारे मोहल्ले से एक जी जी। मेरे सीनियर भैया रोज क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। तो जी मैंने उनसे पूछा कि यार मेरे को भी प्रोफेशनल खेलना, कैसे खेलूंगा। जी जी। मैंने पहला प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि वो छत्तीसगढ़ की सबसे अच्छी टीम थी, जेसीसी टीम से। जो जेसीसी की टीम थी वहां से मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और वो एक ऐसी टीम थी जो पूरे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से बाहर जितने भी प्रतियोगिता होती थी वहां खेलने जाते थे। और जी जी। जब मैं वहां पे क्रिकेट खेला छत्तीसगढ़ की टीम से, तो छत्तीसगढ़ के जो बड़े खिलाड़ी थे जैसे महमूद हसन सर, अवधेश गुप्ता सर, राजेश दवे सर, अजय पाठक सर, राजे पिया सर, इनको जब मैंने खेलते हुए देखा और जब इनका जो क्रेज देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर खिलाड़ी बनना चाहिए। उसके जी पहले तक तो मैं सिर्फ क्लब क्रिकेट खेलने के लिए ही था। लेकिन जब इनको देखा और इनके क्रेज को देखा, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी की क्या क्रेज होती है, तो दिल में हुआ कि मैं भी खेलूंगा। उसके बाद फिर मैंने
भैया से बोला कि कैसे खेलना चाहिए। तो उन्होंने, जो हमारे क्लब के जो भी सीनियर प्लेयर थे, उन्होंने हमें बताया कि यार दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ऑफिशियली क्रिकेट प्रैक्टिस चालू की। और वो एक ऐसा पीरियड था मेरा जिसमें मैं करीब एक दिन में 8 से 10 घंटे कंटिन्यू मेहनत करता था। 8 से 10 घंटे जी मैं जी कंटिन्यू मेहनत करता था। और मैं ही ऐसा खिलाड़ी हूँ छत्तीसगढ़ का जो रेलवे में जॉब करने के बाद फिर रणजी ट्रॉफी खेला। अच्छा जी हाँ। जी जी तो ये बहुत बड़ी चीज थी कि आप जॉब भी करो, उसके बाद मेहनत भी करो, स्टडी भी करो, और रणजी ट्रॉफी खेलो। ये बहुत बड़ा था, मतलब अचीवमेंट था। जी जी निश्चित रूप से सर ये जानना चाहूंगा कि पहली बार कब आपका चयन हुआ रणजी टीम में और उसके बारे में कुछ अनुभव अपना बताएंगे। देखिए 1983-84 की बात है। उसमें सबसे पहला मेरा सिलेक्शन हुआ सीके नायडू में, अंडर 22 टीम में। जी जी क्योंकि उसके एक साल पहले रायपुर से मुझे भेजे नहीं थे खेलने प्रैक्टिस, मतलब वहां पे उस समय क्या होता था, हर डिवीजन से 5 लड़के जाते थे और कंबाइंड ट्रायल्स होता था और टीम बनती थी। तो 83-84 में वो हम मैं सीके नायडू खेला। और सीके नायडू उस साल हम लोग सेंट्रल जोन चैंपियन बने। और जी हमारे जी एमपी से करीब 6 से 7 खिलाड़ी सीके नायडू सेंट्रल जोन में खेले। और मैं आपको बताऊं कि उस समय मोहम्मद अजहुद्दीन से लेकर में मैच खेले। वो 22 जोन का जो मैच बड़ौदा में हुआ था, और वहां जो अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद फिर अगले साल डिस्ट्रिक्ट मैच में मैंने बिलासपुर के अगेंस्ट में 12 विकेट लिया एक मैच में। और दूसरे जी जी मैच में हमने इंदौर जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है, जिसमें करीब 7 से 8 रणजी ट्रॉफी प्लेयर खेल रहे थे। तो वो कंबाइंड एफर्ट था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के कारण मेरा वो 84-85 में रणजी ट्रॉफी में मेरा चयन हुआ था। जी जी निश्चित रूप से एक एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा सर आपको कि जी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि साउंड क्लियर नहीं आ रहा है करके, मतलब दर्शकों को साउंड शायद रिपीट आ रहा है, इको हो रहा है। तो जी जी जी। अ, मैं फिर से एक बार दर्शकों से कहूंगा, सलमान अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बताएं कि सर की आवाज़ कैसे आ रही है। सर एक थोड़ा सा आप कुछ इस बारे में बोलेंगे तो। मैं शुरू में अपना जो परिचय दे रहा था उस समय एक चीज बताना भूल गया, जो अभी मैं बता देता जी हूँ जी कि मेरे जी नाम से छत्तीसगढ़ का एक अद्भुत रिकॉर्ड है कि मैंने अपने जी जी प्रथम श्रेणी क्रिकेट की पहली गेंद में पहला विकेट लिया था, जो एक जी रिकॉर्ड जी है। जी और मतलब इंडिया का मैं पहला प्रथम श्रेणी क्रिकेटर था जिसने अपनी पहली गेंद में विकेट लिया था, कैरियर की पहली गेंद में विकेट लिया, जी कैरियर की निश्चित रूप पहली से। गेंद। सलमान अभी सर ने कहा तो वो आवाज़ कैसे आ रही है सलमान, हमारे दर्शक इरिटेटेड हो रही है, साउंड थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, ठीक है, हाँ जी जी धन्यवाद सलमान। ठीक ठीक सर, साउंड के बारे में मैसेज आया कि ठीक आ रहा है साउंड अब। ठीक ठीक। तो निश्चित रूप से दर्शकों से को मैं बता एक बार फिर से बता देता हूं कि सर जो रणजी ट्रॉफी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने आप में इनके पास एक रिकॉर्ड है कि पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लिया है फर्स्ट क्लास में ऑल ओवर इंडिया में रणजी ट्रॉफी में। तो ये बहुत एक अच्छी उपलब्धि है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि पहली गेंद में विकेट लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि भुवनेश्वर कुमार ने वनडे क्रिकेट की पहली गेंद में विकेट लिया था अपने। तो ये भी एक एक अलग ही अचीवमेंट है जिसके लिए सर निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आगे बढ़ूंगा सर मैं। अ, सर एक चीज आपने बताया कि आप लेफ्ट हैंडर बॉलर थे अपने समय के, और भारतीय टीम में ज्यादा लेफ्ट हैंडर बॉलर नहीं हुए हैं, पर एक दौर आया था जब जहीर खान, आशीष नेहरा और इरफान पठान, एक वो भी दौर था कि तीनों लेफ्ट हैंडर गेंदबाज एक साथ भारत के लिए खेले हैं। तो ये सर कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर बॉलर में जरूर, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर के पास एक अलग नेचुरल एंगल होता है जो दाएं हाथ के लिए बाहर की ओर जाता है। और अधिकतर जो अच्छे बल्लेबाज भी हैं, कई बार सचिन तेंदुलकर का अगर उदाहरण लें तो कई बार वो चमेंडा वास और वसीम अकरम की गेंद को खेलने में भी कई बार फंसते थे वो। तो ये लेफ्ट हैंडर को ये गॉड गिफ्टेड एक एंगल रहता है, उस पर थोड़ा बताएंगे सर। देखिए लेफ्ट हैंडर जो गेंदबाज होता है उसके पास में दोनों एडवांटेज होते हैं, ठीक है।
वो मतलब अगर उसके एक एक्शन अगर अच्छा है, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स, उसके बाद स्विंग है, वो इन स्विंग भी कर सकता है और वो बाहर भी निकाल सकता है एंगल से। तो जब दोनों तरह की गेंद अगर होती है तो उससे गेंदबाज को हमेशा तकलीफ ही होती है खेलने में, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम रहता है कि कौन सी गेंद अंदर आएगी और कौन सी गेंद बाहर जाएगी। जी जी इसीलिए जो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उनको विकेट भी ज्यादा मिलते हैं। और दूसरी चीज एक ये होती है कि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो वो एक स्पॉट बनाता है जो स्पिनर्स को काम आता है, ऑफ स्पिन लेग स्पिनर्स जो होते हैं ना, तो वो भी एक बेनिफिट होता है और जी जी एंगल तो बिल्कुल। बनता ही है उसका। तो मतलब लेफ्ट हैंडर मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैं लेफ्ट हैंडर हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हर क्रिकेट टीम में होना चाहिए, जिसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है लोगों टीम को। जी जी, निश्चित रूप से। सर अभी इसी जो आपने जवाब दिया इसी पर एक प्रश्न मैं करता हूँ कि एक समय जैसे अभी मैंने बताया कि इरफान पठान और जहीर खान और आशीष नेहरा तीनों एक साथ कुछ मैचेस में एक साथ भी खेले हैं तीनों, और लगातार तीनों खेले हैं मतलब 10-12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक। पर फिर से अब भारतीय टीम में लेफ्ट हैंडर कोई भी गेंदबाज नहीं है, तेज गेंदबाज। तो क्या निश्चित रूप कोई मतलब ये कैसे नहीं निकल पा रहा है, या कोई ऐसा आपको नजर आता है जो आगे जाकर अभी भारतीय टीम में कोई लेफ्ट हैंडर तेज गेंदबाज अभी अपनी जगह बना सकता है? बीच में बरिंदर शरण आए थे पर वो भी कुछ वनडे खेले और बाहर हो गए टीम से। जयदेव उनडकर एक अच्छे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज थे पर वो भी अभी तक टीम में अपना स्थान नहीं बना पाए। तो इस बारे में सर अपनी राय रखेंगे? देखिए वो तो मतलब ऐसा होता है कि एक दौर आता है जिसमें आप राइट जी जी हैंडर अच्छे निकलेंगे, एक दौर आएगा जिसमें लेफ्ट हैंडर अच्छे निकलेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे प्रोफेशनल एकेडमीज की बहुत कमी है। प्रोफेशनल एकेडमीज मीन्स कि अगर आपको लेफ्ट आर्म मीडियम पेस गेंदबाज तैयार करना है तो उसके हिसाब से पेस एकेडमी होनी चाहिए जहाँ पे आप लेफ्ट आर्म जी जी मीडियम पेसर को तैयार करें, राइट आर्म मीडियम पेसर को तैयार करें। तो अब ऐसा होता है कि पेस एकेडमी है तो सही, वहां पे अगर कोई अच्छा लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको पिकअप कर लेंगे। लेकिन जो गेंदबाज होते हैं वो कोचिंग लेने के बाद में उसको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है राष्ट्रीय स्तर पे उसको परफॉर्मेंस करना, जी जी परफॉर्मेंस करना। तो अभी होंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको इंडिया टीम में खेलना है तो आपको वो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसा नेहरा ने किया था, जैसा जहीर ने किया था, जैसे पठान ने किया था। ऐसा परफॉर्म आपको लोकल क्रिकेट में करके आपको आना पड़ेगा। अभी एक राजस्थान का बॉलर है जो अभी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, जो मेरे ध्यान से निकल गया है, जी जी। जिसको अभी वनडे भी खिलाया, T20 भी खिला रहे हैं उसको, उसमें थोड़ी संभावना दिखती है अभी खेलने की। खलील अहमद शायद आप कहना चाह रहे हैं, खलील खलील अहमद, अहमद। खलील अहमद, खलील जी जी अहमद। हाँ, खलील अहमद। जी। वो उन्होंने उनका भी एक एंगल अच्छा बनता है जो राइट बैट्समैन के लिए बाहर की ओर निकलता है। जी तो जी, निश्चित रूप थोड़ा से शायद मैच्योरिटी की उन्हें जरूरत है अभी उनको। और मौका और मैच्योरिटी की हाँ, आवश्यकता है जी। अ, आगे बढ़ते हैं सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जैसे हर क्रिकेटर का एक यादगार मैच होता है, यादगार पल होता है। तो आपका भी जरूर रणजी ट्रॉफी में कोई यादगार पल रहा होगा या यादगार परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बारे में आप जानकारी शेयर करेंगे सर? जी बिल्कुल। मैं अब इतने सारे मैचेस खेले हैं तो यादगार मैच तो रहते हैं सभी के। तो सबसे पहले ही पहला मैच ही मेरा यादगार था, क्योंकि जब मैंने पहली जी बॉल जी में विकेट लिया, और वो भी जो बिल्कुल। विकेट था वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी शशिकांत खांडेकर जी का विकेट था। जी जी और जी उसी समय वो इंडिया टीम में खेले थे और हमारे यहाँ साथ में खेलने के लिए आए, तो जब उसका विकेट मिला तो मेरे को खुशी इस बात की नहीं हुई कि पहली बॉल में विकेट मिला, वो तो मेरे को बाद में लंच में पता लगा कि मैंने पहली बार में विकेट लेके रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाए। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी को आउट करने की जो खुशी थी वो मेरे लिए बहुत यादगार पल रहा। और उसके बाद फिर दूसरा जो यादगार पल था, 87 88 में हम लोग राजस्थान के अगेंस्ट एक मैच खेल रहे थे, और हमारी पहले बैटिंग आई हुई थी तो हम लोग 120 में ऑल आउट हो गए, विकेट थोड़ा गीला था। अ, संपर्क टूट गया है सर से। मैं जैसे आप सभी बने रहेंगे, मैं फिर से सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद उधर कुछ नेटवर्क इशू आया है, तो मैं फिर से सर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ।
आप सभी मौजूद रहेंगे बिल्कुल। मैं एक बहुत अच्छा सेशन चल रहा था, बहुत अच्छी जानकारी सर लगातार हमारे को दे रहे थे। तो जैसे ही सर का संपर्क फिर से हो पाता है, मैं फिर से उनको वापस अपने कार्यक्रम में लूँगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज आते ही हैं, बिल्कुल ये सभी को इस चीज़ को एक्सेप्ट और स्वीकार करना चाहिए कि जब हम टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो टेक्निकल इश्यूज आते हैं। सर अब शायद हमसे जुड़ने वाले हैं, बने रहेंगे आप सभी। मैं जी सर, संपर्क टूट गया था सर, कोई बात नहीं सर। आगे बढ़ जी जी बताएंगे सर। आप 120 रन वाली बात बताए थे सर जब ऑल आउट हो गए जी थे। जी। तो उस मैच में हम लोग 120 में ऑल आउट हो गए थे और हमारे ऊपर प्रेशर था। उस मैच में मैंने 4 विकेट लिए और हमने राजस्थान को 100 के अंदर ऑल आउट किया। और उस मैच में जी हमने जी फर्स्ट इनिंग की लीड भी ली थी। तो वो 4 विकेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उस मैच में रिदम बहुत अच्छा मिला और मेरे पार्टनर ने भी मेरा अच्छा सपोर्ट किया। तो हम दोनों ने पूरी जी। टीम को 100 के अंदर में ऑल आउट कर दिया। तीसरा मेरा तो यादगार मैच था विदर्भ के अगेंस्ट में, जो मेरे करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस भी था, जिसमें जी हमने जी विदर्भ को फॉलो ऑन किया था और जिसमें मैंने कंटिन्यू 30 ओवर गेंदबाजी की थी और 118 रन देके 6 विकेट लिए थे। और उस मैच में हमने जी विदर्भ को फॉलो ऑन दिया था और फिर बाद में ड्रॉ हो गया तो हम लोग फर्स्ट इनिंग लीड में वो मैच जीत गए। से ये कुछ मैचेस थे जो मेरे काफी यादगार हैं। सर आपने अभी एक चीज बताई कि लगातार 30 ओवर एक तेज गेंदबाज के लिए ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैसे कर पाए थे सर आप लगातार 30 ओवर? क्योंकि आज के समय में कोई भी तेज गेंदबाज 8 या 10 ओवर का एक स्पेल डालता है मैक्सिमम। देखिए वो उस समय प्रोफेशनल कोई कोच नहीं होता था। उस समय मतलब जी जैसे हम भी देखते थे कपिल पाजी गेंदबाजी कर रहे हैं तो 12 ओवर 15 ओवर कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहे हैं। तो जी जी हमको मतलब ये बोला गया था कि यार जितने लंबे स्पेल आप डालोगे उतना अच्छा स्टेमिना होगा, और ये उस समय की एक धारणा थी। तो मैं भी उसी तरीके से तैयारी करता था, मतलब मैं जब भी कोई स्पेल डालता था तो 12-15 ओवर का स्पेल डालता था। तो उसमें ऐसा हुआ कि शाम को मैंने कुछ 10-12 ओवर बॉल डाले, उसमें 2-3 विकेट लिया। फिर दूसरे दिन सुबह फिर से मैंने बॉल डालना चालू किया, पूरी विदर्भ की टीम को खत्म किया। तो ऐसे टोटल कुल मिला के वो 30 ओवर गेंदबाजी हुई। जी जी। फिर भी लगातार जब एक गेंदबाज वो भी तेज गेंदबाज आज के समय में भी मैं हम नहीं देख पाते कि 8 मुश्किल से, जैसे वनडे में देखते हैं कि अगर वो रिदम में है तो उसे 10 ओवर पूरा करा दिया जाता है कोटा का। फिर भी एक बहुत बढ़िया ये भी अचीवमेंट है कि आपने लगातार 30 ओवर गेंदबाजी की। अ, जी आगे बढ़ते हैं सर। अब आपके कैरियर से निकलकर अब जो भी वर्तमान में जिस भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कोचिंग के बारे में सर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कोचिंग में आप कैसे आए सर। मतलब जब कई बार क्रिकेटर जब संन्यास ले लेता है या क्रिकेट से आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार वो अपना प्रोफेशनल कैरियर में लग जाते हैं। तो कुछ क्रिकेटर क्रिकेट को ही प्रोफेशन में अपनाते हैं और कुछ क्रिकेटर अपनी अलग कोई जॉब या अपने कोई बिजनेस में चले जाते हैं। तो आप कोचिंग में कैसे आए सर, उस बारे में बताएंगे सर। देखिए क्रिकेट मतलब अब आप क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जूनियर को कुछ ना कुछ तो सिखाते हैं, चाहे आप कोच हो ना हो। और हमारे रायपुर में उस समय यही ट्रेंड था कि हर जूनियर जो अपने सीनियर से ही क्रिकेट सीखता था। यहाँ रायपुर में कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था, मतलब आप जी जी कहीं प्रशिक्षण नहीं ले सकते थे। आप कोई क्लब में जाके खेलिए, वहाँ सीनियर जो बताएंगे वही है, आप उसको सीखिए और उसी तरीके से आप क्रिकेट खेलिए। तो मैं मतलब जब क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में मेरा सिलेक्शन नहीं होता था तो मैं सीएबी लीग खेलता था, कलकत्ता का प्रथम श्रेणी लीग था, जो जी जी इंडिया का पहला और अभी तक का अधिकृत प्रोफेशनल लीग कहलाता है, जो मतलब जहाँ पे लोग जी पैसा निश लेके क्रिकेट खेलते हैं। जी वहां पे मैं क्रिकेट खेलता था, मेरी मतलब ऑफिस की टीम थी जो वहां पार्टिसिपेट करती थी। वो लोग मेरे को खेलने के लिए बुलाते थे, तो वहां पे सैटरडे संडे वहां पे बच्चे लोगों का कैंप लगता था। तो मेरे सीनियर बोलते थे यार बच्चे लोगों को थोड़ा सिखाओ, यहाँ पे हो तुम्हारा रेस्ट है। तो वहाँ धीरे धीरे सिखाना चालू किया उनको। तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर 97 98 में रायपुर में जब मैंने देखा कि रायपुर में कोई भी प्रशिक्षक नहीं है, कोई एक कोचिंग कैंप नहीं है, मतलब जहाँ पे लोग क्रिकेट अच्छे से सीख सके, और ऐसा कोचिंग कैंप जो साल भर प्रशिक्षण देता है, वो भी नहीं था।
भी नहीं था। और मेरे क्रिकेट रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद में 94-85 से 84-85 से सीधा 15 साल के बाद सीधा 15 2000 साल में के मेरा बाद ही 2000 स्टूडेंट में जो मेरा सीधा स्टूडेंट अय्यर था जो वो रणजी सीधा ट्रॉफी अय्यर था खेला। वो रणजी ट्रॉफी खेला। तो मुझे जी ऐसा जी लगता था तो कि मुझे ऐसा लगता था मैं कि अब एक मैं ऐसे अब एक ऐसे प्रशिक्षण मतलब जो है वो ऐसा प्रशिक्षण काम मतलब जो चालू है वो करूं ऐसा काम जो चालू करूं बच्चे लोगों का जो बच्चे मतलब लोगों अच्छे का से के लिए मतलब जी जी एकेडमी जी थी रायपुर की या छत्तीसगढ़ की अपन बोल सकते थे। ये पहली एकेडमी थी जो विधिवत तरीके से चालू हुई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब मैंने कोचिंग चालू किया है तो फिर इसका अपन एक प्रशिक्षण भी ले ले विधिवत। तो मैंने तत्कालीन एमपीसीए के सचिव श्री जगदाले सर जो बाद में इंडिया सेलेक्टर भी बने, जी जी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने मेरे को फिर दिल्ली भेजा जहाँ मैंने लेवल 1 का कोचिंग कोर्स किया, उसको मैंने पास भी किया। उसके बाद 2003 में मैंने लेवल बी का कोचिंग भी चालू किया और उसमें पार्टिसिपेट किया। बेंगलोर में लेवल बी का हमारा प्रशिक्षण कोर्स हुआ था, उसको भी मैंने क्लियर किया। और छत्तीसगढ़ में जो एडवांस कोचिंग की जो बात होती है तो वो मेरे से स्टार्ट हुई, क्योंकि जैसे अगर अपन वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कोचिंग की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जी में जी पहला वीडियो रिकॉर्डिंग कोचिंग वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने ही की थी। बच्चे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कोचिंग मैंने दिया। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला बॉलिंग मशीन भी मैंने इंट्रोड्यूस किया अपनी कोचिंग अपनी एकेडमी में। बॉलिंग मशीन लगाई और बॉलिंग मशीन के थ्रू हमने प्रशिक्षण स्टार्ट किया। तो जो एडवांस टेक्निक हो सकती है वो सारी की सारी हमने इसमें रायपुर में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडवांस कोचिंग देने की कोशिश की, जिसके कारण काफी बच्चे हमारे यहाँ से आगे निकले हैं। तो मेरा जो कोचिंग का फिलोसॉफी है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि सेल्फ कोचेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ कोचेबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खिलाड़ी प्रशिक्षण के ऊपर निर्भर न रहे। क्योंकि खिलाड़ी जब मैदान में खेलता है तब वो प्रशिक्षक को नहीं देखता, उस समय उसको बॉल को वॉच करना रहता है, या अगर बॉलर है तो बॉल फेंकनी रहती है। अगर उसको वहां कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसके अंदर कोचेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है और मैं उसको कैसे ठीक करूं। अगर वो उस समय ये कोच को देखे ये प्रॉब्लम आ रही है, अरे सर मेरे को बताइए कैसे ठीक करना है, तो ये तो उसके लिए खराब हो जाएगा, मतलब उस समय वो पूरा मैच उसका खत्म हो जाएगा। तो मैं अपने बच्चों को ये पूरी मतलब सारी चीजें इस तरीके से सिखाता हूँ कि वो खुद सीखें, खुद समझे और खुद खेले, ताकि जब उनको कोई तकलीफ हो तो वो खुद ही अपने तकलीफ को बाहर निकल सके। इसीलिए मतलब ये मेरी फिलोसॉफी है और मेरे को लगता है ये फिलोसॉफी सही भी है। और आप देखेंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें या बाहर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के या बोर्ड लेवल के जितने भी खिलाड़ी है उनको लेवल ए का कोर्स कराया जाता है, ताकि उनको बेसिक्स पता रहे जी जी क्रिकेट की, कि तक की कोई तकलीफ हो तो वो उनको निकल सके। और सेम प्रोसीजर मैं अपने बच्चों के साथ भी करता हूँ। मैं पूरी चीजें उनको सिखाता हूँ। मैं कुछ भी चीजें ऐसे वो नहीं करता, क्योंकि क्या है कि आपको जो भी चीजें देनी है अपने बच्चों को ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके, डेवलप कर सके। जी निश्चित रूप से सर, आप इसके लिए भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने एडवांस कोचिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के लड़कों के साथ। और साथ ही आपने जो ये बताया कि अ, मैदान में जब क्रिकेटर एक अपना खेल खेलता है तो निश्चित रूप से उस समय उसको खुद ही सोचना रहता है, उस समय कोच साथ सामने नहीं रहता। तो जब वो प्रॉब्लम में आता है तो उसको खुद ही वहां पर मौके बनाने होते हैं कि उससे कैसे बाहर निकला जाए। और ये जी चीज जी जो बिल्कुल। ये जो आपने बात बताई, ये अनुभव से ही क्रिकेटर एक सीखता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे एक क्रिकेटर मतलब उस चीज को नोटिफाई करता है और उस चीज से सीखता है। बिल्कुल निश्चित रूप से सर बहुत अच्छी जर्नी है आपकी, एक क्रिकेटर से एक कोच के लिए। और सर ये जानना चाहेंगे कि सर आप आपके जो कोचिंग के जो बच्चे हैं मतलब जिनको आप कोचिंग देते हैं, किस उम्र से अगर कोई क्रिकेटर आपके पास आना चाहे या कोचिंग लेना चाहे तो किस उम्र से वो आपके पास आए, शुरुआत करें, इनिशिएट करें, और किस किस उम्र तक के क्रिकेटरों को आप कोचिंग देते हैं सर? देखिए कोचिंग तो मैं मतलब 6 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं सबको हम लोग कोचिंग देते हैं। लेकिन कोचिंग क्या होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप के बच्चों को डिफरेंट टाइप की कोचिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर छह से जी आठ जी साल के बच्चे की अगर अपन बात करें
तो वो लोग सिर्फ फन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मतलब उनको आप बेसिक नहीं सिखा सकते, बेसिक के लिए अभी वो रेडी भी जी नहीं जी होते। तो हम उनको फन करवाते हैं, फन के थ्रू वो जितना सीख जाए सीखेगा। लेकिन जब 9 साल के निश्चित रूप ऊपर से। जब बच्चा होता है, और 9 साल के ऊपर में फिर उसको हम लोग बेसिक्स बताना चालू करते हैं, और फिर धीरे 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 उसको जितनी जानकारियां हमको देना है, 9 से 10 या 10 से 11 साल का जो बच्चा होता है उसको हम लोग ने क्रिकेट सिखाते हैं। और दो टाइप की क्रिकेट कोचिंग होती है, एक बेसिक होती है और एक एडवांस कोचिंग होती है। तो खिलाड़ी जी जब पहली बार आता है हमारे, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी कहीं से तैयार होके आता है, फिर उसके पास में उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो वहां वो ठीक नहीं कर पाता, जिसको हम बोलते हैं मतलब डिटेक्शन, एरर एंड डिटेक्शन, मतलब कुछ गलतियां और उसको ठीक करना है। तो वो एडवांस कोचिंग में काम आती है, मतलब जी हमको फिर बिल्कुल। उनकी एडवांस कोचिंग में हम उनको डालते हैं, और एडवांस कोचिंग में ये होता है उसकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं 2-3 एंगल से, और ये देखते हैं कि उसमें क्या गलतियां और किस तरीके से वो गलती जो कर रहा है उसका क्या रीजन है, और उसको फिर उसकी उसके हिसाब से उसकी ड्रिल्स हम उसको बताते हैं कि आपको ये ड्रिल्स करनी है जिससे आपकी ये गलतियां ठीक हो जाएगी। चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बॉलर हो, दोनों तरह को हम बराबर तरीके से उसको डिफरेंस करके, मतलब बॉलर है तो उसके हिसाब से अलग से उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, बैट्समैन के अलग करते हैं, और फिर दोनों को मतलब उसकी ड्रिल्स करके उसको ठीक करवाते हैं, करेक्शन करते हैं, जिसको हम एडवांस कोचिंग बोलते जी जी। निश्चित रूप से सर, बिल्कुल। जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी लाइव देख रहे होंगे, अभी आगे उसको देखेंगे, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा इससे, जो सर जानकारी दे रहे हैं। सर, अब टाइम है सर क्वेश्चन का, जो हम लोगों ने सोचा था कि एक क्विज रहेगा, तो सर वो उसका समय आ गया। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से थोड़ा सुनेंगे कि सर एक क्वेश्चन करेंगे अभी, और हैं। ओ, उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही जवाब, पहला सही जवाब जो कमेंट बॉक्स में देगा वो जाएगा। और ये अरे जो बिल्कुल। क्वेश्चन है वो एक सिर्फ बात, कवर्धा वासियों के लिए है, कवर्धा वासियों के लिए है। उन्हीं को ही जवाब देना है, क्योंकि जो गिफ्ट है, स्पॉन्सर गिफ्ट है, वो हैप्पीनेस फास्ट फूड की तरफ से एक डिश का टोकन मिलेगा उनको, और एक हफ्ते के अंदर उसे उस डिश क्वेश्चन लगता को तो मतलब मुझे। ले जाना है या जैसा भी यूज करना है। तो अ, जो पहला जवाब देगा, सिर्फ एक ही को ये टोकन मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल, जो मेरे मित्र जो और जो सभी छोटे बड़े मेरे जो देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, सर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो पहला सही जवाब कमेंट में आएगा उसे मैं विनर मानूंगा, और वो एक हफ्ते के अंदर आकर अपना एक एक डिश का टोकन वो रिसीव कर सकता है हैप्पीनेस फास्ट फूड से, स्पॉन्सर्ड बाय हैप्पीनेस फास्ट फूड। तो सर आप क्वेश्चन करेंगे सर। वो वनडे का था ना, जो क्वेश्चन था मैं जी लिखना जी भूल गया था। जी 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 वनडे बिल्कुल। का था ना। जी तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में, मतलब 50 ओवर के क्रिकेट में पहली सेंचुरी बनाई थी। जो भी दर्शक इस क्वेश्चन का जवाब देगा उसको फास्ट फूड की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सर एक सुधार कर देता हूं मैं, भारत की तरफ से पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने अच्छा, बनाई है वनडे में? भारत। भारत की तरफ से। जी। जी जी। तो दोस्तों भारत की तरफ से क्वेश्चन यही पहली है कि सेंचुरी। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई है, आपको उसका जवाब बताना है, और जो पहला जवाब बताएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। जी निश्चित रूप से। सर अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के आगे में। सर ये एक चीज दर्शकों को आप जरूर बताएंगे कि अगर कोई बच्चा जो क्रिकेट में रुचि रखता है, या फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से और कैसे शुरुआत करें, इस बारे में सर थोड़ा बताएंगे बिल्कुल। देखिए ये मतलब मैं आपको बताऊं, ये इस कार्यक्रम का सबसे सही सवाल है ये। मतलब बाकी सवाल जी। तो सिर्फ मेरे लिए थे, लेकिन ये सवाल बच्चे लोगों के लिए है। और ये बच्चे और बहुत दर्शकों के सही लिए। आपने, जी मैं आपको पहले भी बोलने वाला था, ये बहुत सही सवाल है कि अभी क्या होता है कि क्रिकेट जो है इंडिया में पहले पैशन है, और आजकल अभी अभी बीसीसीआई ने जिस तरीके से क्रिकेट को डेवलप किया है, तो क्रिकेट एक कैरियर के रूप में बहुत पॉपुलर होते जा रहा है। कि आप देखेंगे कि अब बच्चे लोग क्रिकेट को एज ए कैरियर यूज कर रहे हैं, यूज करते हैं। तो जब भी आप अपना ही ध्यान दीजिए, या फिर मैं उन पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा, उन बच्चों से बात करना चाहूंगा
जो अगर स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वो क्या सेलेक्ट करते हैं?